नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है A1 बैंकिंग क्लासेस के अंदर। आज आप मेरे साथ में एक मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन पेपर को आपको दे चुके हैं। पर संडे में होने वाले जितने भी मॉक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको हर बार मिलता रहेगा। इंग्लिश भाषा का जितना भी होगा वो मेरी तरफ से मिलेगा। तो सबसे पहले अनुरोध है कि जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं यानी इंस्टीट्यूट के जिन्होंने टेस्ट दिया है, वे बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर को अपने पास में रख लें, ताकि एक एक चीज को जब एक्सप्लेन किया जाए तो आपको आसानी से सभी चीजें एक एक करके समझ में आती जाए। और जो बच्चे अन्य इस मॉक को दे रहे हैं तो उनके लिए इंस्पिरेशन भी होगी और सामने क्वेश्चन पेपर भी दिखेगा, जिसमें आसानी से आपको बिना किसी हर्डल के आप आसानी से उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। याद रखना, बैंकिंग का क्वेश्चन पेपर या जितने भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, पूरे पैन इंडिया के अंदर अकेला हमारा एक संस्थान ऐसा है जिसके अंदर ये सारी की सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे। यही एक डेडिकेटेड सेक्शन है, इंस्टीट्यूशन है, जहां पे आपको ये सुविधा प्राप्त होती है। तो चलिए समय खराब किए बिना आपके क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन पेपर जो आप पहले देखते आ रहे हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना ही वेटेज में ना ही किसी अन्य चीज के अंदर। आपके पास में सीधा एक क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर साधारण सा रीडिंग का सेक्शन आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास में ये इंग्लिश का सेक्शन आ गया। सबसे पहला पॉइंट क्या, अगर आपके सामने कभी भी कोई कॉम्प्रिहेंशन आता है तो अटेंड करने की अप्रोच क्या। कई बच्चे होते हैं जो सीधा उठा करके रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद में बार बार प्रश्न को उठा उठा कर देखते हैं, बार बार उठा उठा कर देखते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज्यादा समय लेता है, पहली चीज है। दूसरी बात क्या है कि जब बार बार आप ऐसे करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इश्यूज समझ में आएंगे। अप्रोच क्या रखनी है, किसी भी क्वेश्चन पेपर में कॉम्प्रिहेंशन को हल करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहली सिंपल स्टेप है हमारे पास में कि यदि आप किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले रीड कीजिए क्वेश्चन और आंसर्स को। क्वेश्चन और आंसर्स को रीड करते समय उसमें बेसिक जो कीवर्ड्स है यानी इंपॉर्टेंट वर्ड जो पूछा गया है उसको टिक कर लीजिए, दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि वो क्या पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। दूसरा, फिर इसके ऑप्शंस को रीड कीजिए। लगभग जब आप तीसरे, चौथे या पांचवें ऑप्शंस पर पहुंचेंगे तो आपको एक छोटी सी समरी माइंड में क्रिएट हो जाएगी। जब माइंड में स्टोरी क्रिएट हो जाएगी तब ऐसी अवस्था में आप कॉम्प्रिहेंशन में 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला है स्किमिंग, दूसरा है स्कैनिंग और तीसरा है स्किपिंग। एस का क्यूब कहते हैं इसको। सबसे पहले जो वर्ड आपको चाहिए उसको ढूंढने के लिए तेजी से आपको स्किम करना है। स्किम करना मतलब ऊपर से मोटा मोटा चीजों को पढ़ना है। दूसरी चीज क्या करनी है, जब मोटा मोटा पढ़ना है तो आपको दूसरी चीज क्या की, जब आपको वो कीवर्ड मिल जाएगा, कीवर्ड मिल जाए तो एग्जैक्टली उस कीवर्ड को क्या कीजिए, उस सेक्शन को ध्यान से पढ़िए। और तीसरा है, जब आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट नहीं मिल रही तो स्किप करते चलिए, यानी छोड़ते चलिए। 3 स्ट्रेटेजी उस पर बात की जाएगी। अब ये प्रोसेस वैसे तो हम अपनी क्लासेस में कराने वाले, लेकिन यहां पर हम आपको आज कॉम्प्रिहेंशन का जीस्ट यानी कि एक सार पढ़ाने वाले। सबसे पहले हमारे पास में यहां पे एक क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन है आपके पास में, आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब इस क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करने की जगह मैं इसका सार बताता हूं। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं वे बच्चे इसे आराम से ध्यान से देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है वे हमारे संस्थान से इस क्वेश्चन पेपर के असाइनमेंट को ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं, फिर इसको दोबारा से तैयार कर सकते हैं। बेनिफिट आप ही का है। तो सबसे पहली बात, जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारी एक सिंपल सी अप्रोच है। सिंपल अप्रोच है क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन जो आपके पास में एग्जाम में आता है वो आता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। थीम ऑफ द पैसेज का मतलब क्या होता है? थीम ऑफ द पैसेज का मतलब होता है कि पैसेज का सार क्या है, किस उद्देश्य में लिखा गया है। तो सबसे पहला पार्ट आता है, व्हील ऑफ इमोशन, हैप्पीनेस इन लाइफ, बोर्डन इज नॉट बोरिंग, थिंग्स टू कंक्वर इन लाइफ, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। अब हमारे को हिंदी नहीं आती चलेगा। यदि आप ये मानकर बैठे हैं कि नहीं मुझे हिंदी नहीं आती, मैं कॉम्प्रिहेंशन हल नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल गलत, एक तरीके से पुरानी सोच, ऐसी जरूरत नहीं। अब आप एक काम कीजिए, एक तो आपने पैसेज का क्वेश्चन रीड किया, अब दिमाग में दूसरी थ्योरी डेवलप कीजिए। थ्योरी नंबर 2 क्या है? मोस्ट ऑफन क्वेश्चन पेपर के अंदर पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीक्वेंस वाइज आते हैं, सीक्वेंस वाइज आते हैं। तो चलो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हमने पूछा कि थीम क्या। अब थीम पढ़ा, थीम पढ़ने के बाद में हमने सीधा कॉम्प्रिहेंशन में पहला वर्ड पढ़ा, बोर्डम कम इन अ पीरियड ऑफ थॉट where none of my interests are being consciously struck. It is a selfish concept, so to speak.
ideally as individual we would never be bored if we found happiness in all the things। पहला क्वेश्चन हमें यहां पर मिल गया, कहता है कि बोर्डम अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बोर्डम जीवन में रहेगा ही नहीं अगर हम किसी भी काम को करते हुए अपना 100% इंटरेस्ट उस काम में डेवलप कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अब हमारे पास इस लाइन में, एक लाइन में पूरे का पूरा थीम मिल गया, इफ वी फाउंड हैप्पीनेस इन ऑल द थिंग्स देन बोर्डम कभी भी आ ही नहीं सकता। तो आपका पहला उत्तर जो बनता है वो यही बनता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, पहला पैसेज हमेशा इंट्रोडक्शन देता है पूरे आगे आने वाली कॉन्वर्सेशन का, और अगर आपको इसी में इंट्रोडक्शन मिल रहा है तो देन इट विल बी द बेस्ट थिंग। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, क्या है, व्हाट डिड रॉबर्ट प्लुचिक क्रिएटेड। रॉबर्ट प्लुचिक ने क्या क्रिएट किया? व्हील ऑफ इमोशन, टाइम मशीन, कार्ट ऑफ इमोशन, वे टू किल बोर्डम और व्हील ऑफ कलर। अब हमने पहला पैसेज पढ़ा, हमें ये वर्ड नहीं मिला, अब हम यूज करेंगे स्किमिंग स्कैनिंग का रूल। अब हमें वो नाम ढूंढना है, दैट इज रॉबर्ट प्लुचिक। अब हमने ये वर्ड पढ़ा तो एवरीवन से हमने जल्दी 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 यहां से क्या किया, लाइंस पे हाथों को फहराया, क्योंकि हमें एक नाम ढूंढना है और वो नाम क्या है, वो रॉबर्ट का नाम है। अब जैसे जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के दौरान थर्ड पैराग्राफ में आपको नाम मिल जाएगा 1980 के अंदर रॉबर्ट का। अब रॉबर्ट ने क्या बनाया, रॉबर्ट ने क्या बनाया? अब यहां पे क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट ने क्या बनाया? अब ठीक है जी, अब क्या बनाया देखते हैं। तो सेंसेशन ऑफ बोर्डम इज डिस्क्राइब्ड एज अ फीलिंग weary because one is unoccupied or lack of interest in one current activity or environment। बोर्डम कब आता है? जब आपके पास में इंटरेस्ट की कमी होती है, यानी कि आप खुद का टाइम, अपने मन को ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे। ओके, 1980 में रॉबर्ट ने क्रिएट किया, देखो पढ़िए, क्लियर साफ साफ लिखा हुआ, बिल्कुल स्पष्ट, व्हील ऑफ इमोशन। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं और अच्छे से दिख जाएगा, यहां पे क्लियर वर्ड में लिखा है व्हील ऑफ इमोशन। यही तो हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही ऑप्शन है। रॉबर्ट ने क्रिएट किया व्हील ऑफ इमोशन। अब कहता है ये जो व्हील ऑफ इमोशन है ये 8 तत्वों से मिलकर बना है, एंगर, फियर, सैडनेस, डिस्गस्ट, सरप्राइज, एंटिसिपेशन, ट्रस्ट एंड जॉय। ओके, रॉबर्ट का मॉडल मेड करता है कनेक्शन दो चीजों के बीच में, बिटवीन द आइडिया ऑफ इमोशन। दो चीजों में इमोशन कनेक्शन क्रिएट करेगा तो बनेगा व्हील ऑफ इमोशन। दो चीजों में, इमोशनल सर्कल और कलर व्हील, इन दोनों को जोड़ा तो वर्ड आया हमारे पास में व्हील ऑफ इमोशन। यानी कि हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन भी हमने मात्र कुछ ही सेकंड में उड़ा दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वी हैव नाउ टू कीप आवरसेल्फ ऑक्युपाइड। हमें खुद को ऑक्युपाई करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? ऑक्युपाई करने के लिए हमारे को खुद पे क्या चाहिए भाई? अब हमारे पास में है फेसबुक, गूगल, आईफोन, यूट्यूब। अब ये सारे सोशल मीडिया के माध्यम है। अब हमें नहीं पता भाई हमें क्या चाहिए, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना वही रैपिड फायर राउंड करेंगे। रैपिड फायर राउंड यानी कि स्किमिंग स्कैनिंग का प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब यहां पे क्लियर लिखा है, बट नाउ वी हैव फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, आईफोन, गेम्स टू कीप आवरसेल्फ ऑक्युपाइड। सबके नाम आ गए। जब सबके नाम आ गए तो एक बात की थ्योरी बहुत क्लियर है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन में सिर्फ अपनी आईज को क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे अटका के रखना है, मैक्सिमम प्रश्न आपके वहीं से बन जाएंगे। तो आंसर हमारे पास में 73 नंबर का बन गया, ऑल ऑफ अबव। अगला वर्ड है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब क्या? अब वैसे ग्रैंड का मतलब होता बहुत बड़ा, ग्रैंड का मतलब होता बहुत बड़ा, विशाल का है। ग्रैंड फंक्शन, ग्रैंड सेरेमनी हम जब करते हैं, तो अब यहां पे हमने ढूंढना है ग्रैंड का मतलब। अब एक वर्ड है इंपीरियल। इंपीरियल होता है डोमिनेटिंग, इंपीरियल होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि डोमिनेट करने की क्षमता, ताकत है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपोजिंग, हम्बल। हम्बल के बाद एक और वर्ड हमारे पास में क्या आता है भाई? हम्बल के बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है, क्या है? अनइम्प्रेसिव और नन ऑफ अबव। अब सबसे पहली बात, ग्रैंड एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है, तो अनइम्प्रेसिव एक नेगेटिव वर्ड कहलाता है, नेगेटिव टोन है। इसके बाद में अनइम्पोजिंग, ये भी एक नेगेटिव टोन है। अब दो वर्ड बचे, या तो इंपीरियल या हम्बल, इंपीरियल या हम्बल, या फिर नन ऑफ अबव। दो ऑप्शन एलिमिनेट। ग्रैंड पॉजिटिव टोन का वर्ड है, दो नेगेटिव ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, बचे 3 ऑप्शन। नन ऑफ अबव, याद रखना नन ऑफ अबव हम कोशिश करते हैं जल्दी से पिक ना करें। तो ग्रैंड का सिनोनियम ढूंढने के लिए पैसेज में ढूंढिए, ग्रैंड कहां लिखा है? आपके पास में आ गई, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, यानी विशाल डोमिनेटिंग स्कीम, यानी बहुत सारी स्कीम्स। तो बहुत सारी स्कीम्स के अंदर हम्बल तो आ नहीं सकता, तो इंपीरियल विल बी द राइट आंसर। इंपीरियल विल बी द
राइट आंसर। आपको ऐसे इस क्वेश्चन को समझना है तो आसानी से क्वेश्चन बनता जाएगा। अगला सवाल आता है कनकर। कनकर का मतलब होता है जीतना। अब कनकर का मतलब होता है जीतना। अब जीतने के लिए डोमिनेट हो जाता है, तो ये वर्ड बहुत आसान है, बाकी वर्ड हो नहीं सकते सिनोनियम के लिए, इजी वर्ड है। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? अब इसके लिए भी आपको पहले ऑप्शंस पढ़ने और ऑप्शंस पढ़ने के बाद में यहां पे ये नोटिस करना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब वैसे तो ये पैसेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ दिया, वैसे मैंने पैसेज पढ़ दिया, बट आपके लिए अगर इस पैसेज में हमें आंसर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, इन वाक्यों को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग है। तो अब एक स्टेटमेंट आती है यहां पे, लाइफ इटसेल्फ एग्जिस्टिंग इज एनफ टू कनकर बोर्डम। जीवन अपने आप में अगर आप जी रहे हैं तो वो अपने आप में ही संपूर्ण है जिससे आप बोर्डम को किल कर सकते हैं, संपूर्ण है। अब यहां पे कहता है संपूर्ण है और कहता है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स ढूंढनी है। तो अब आपके पास में यहां पे पैसेज की, फर्स्ट पैसेज की नहीं, क्योंकि वो तो हो गया हमारे पास, ये लाइन पढ़िए, लाइफ इटसेल्फ एग्जिस्टिंग माइट नॉट नहीं है एनफ टू कनकर बोर्डम, बोर्डम को खत्म करने के लिए नहीं है। और वहां पे जो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, यहां पे क्वेश्चन कहता है कंप्लीट एनफ है। तो उत्तर हमारे पास खुद से आ गया, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है, जो कि कॉम्प्रीहेंशन के विपरीत चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट यहां पे है, अब देखता है, ये वही वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन कौन सी चल रही है देखते हैं भाई। पहला डायरेक्शन यहां पे आता है, सेंसेशन ऑफ बोर्डम। सेंसेशन ऑफ बोर्डम इज डिस्क्राइब्ड एज अ फीलिंग वेरी बिकॉज वन इज अनऑक्युपाइड और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वन करंट एक्टिविटी। सेंसेशन ऑफ बोर्डम कौन सी होती है? जिसमें आप करंट एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ओके, फ्रीडम ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इज द विजडम फॉर बोर्डम टू अराइज, यानी कि फ्रीडम ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इज द विंडो, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ही एक अकेली ऐसी विंडो है जिसे बोर्डम को निकलता है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट से बोर्डम निकलता है, एक बात सोचनी पड़ेगी, अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। सेल्फ प्रोसेस इज एनलार्जिंग अ होली या होल बाय रिपीटिव मोमेंट्स इज कॉल्ड हैप्पीनेस। अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन डेवलप होता है, एक क्वेश्चन डेवलप होता है, तो यहां पे अब आपको दो वर्ड्स कीवर्ड्स याद रखने हैं, दो वर्ड्स याद रखने हैं। पहला कीवर्ड याद रखना है आपको, एक तो एक सेंसेशन वाला वर्ड ढूंढना है और एक सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला वर्ड ढूंढना है। अगर वो पैसेज में मिल जाए डिट्टो लाइन तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेंसेशन ऑफ बोर्डम इज डिस्क्राइब्ड एज अ फीलिंग। देखिए इतना आसान कॉम्प्रीहेंशन है, बिल्कुल डिट्टो द सेम लाइन दी गई है, यानी वही ऑप्शन सही होगा जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट है, यानी ये दो गलत हो गए, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आता है फ्रीडम ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इज अ विंडो फॉर, यानी कि फ्रीडम ऑफ सेल्फ कंसेप्ट यहां से जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए कहीं पर क्या ऐसा कोई वर्ड मिल रहा है जहां पे फ्रीडम ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इज अ विंडो फॉर बोर्डम टू अराइज। डिट्टो द सेम लाइन, अगर डिट्टो द सेम लाइन है तो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास आंसर बन जाएंगे। चलो, कॉम्प्रीहेंशन खत्म होता है। हैप्पीनेस का मतलब देखना है विरोध में। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस होता है बहुत ज्यादा खुश होना, तो विरोध में एक ही वर्ड आएगा, माइजरी, यातनाएं, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना, एक वर्ड हो गया हमारे पास। एंटीसिपेशन होता है बहुत ज्यादा उत्सुकता से किसी चीज का वेट करना, तो अब आपके पास में क्या है, एंटीसिपेशन का सिनोनियम देखते हैं, एंटीसिपेशन का सिनोनियम देखते हैं। तो एंटीसिपेशन का सिनोनियम क्या होगा भाई? एंटीसिपेशन का सिनोनियम होगा उम्मीद से किसी चीज को देखना, यानी किसी चीज की उम्मीद होना। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दो चीजों के बीच में कनेक्शन दिखाने के लिए केवल बिटवीन का इस्तेमाल होगा, एक ही प्रीपोजिशन है, जो कि बहुत आसान है। तो इस प्रकार से हमारे पास 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है अगला पॉइंट, आता है क्लोजर टेस्ट का। क्लोजर टेस्ट क्या होता है? क्लोजर टेस्ट हमारे पास एक छोटा कॉम्प्रीहेंशन होता है जिसके अंदर हमारे पास में 5 रिक्त स्थान होंगे और रिक्त स्थान के आधार पर 4 ऑप्शन होंगे, उनको चूज कीजिए और सही उत्तर को ढूंढिए। अब लेकिन ये ध्यान रखना है कि छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, अब ये बिल्कुल विपरीत चलता है, ये विपरीत चलता है, ये बात याद रखना। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन पेपर आए तो याद रखना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठे, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ूंगा तो ऑप्शंस आपके सामने बार बार आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ऑप्शंस आएंगे, ये बात ध्यान रखना है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी रीडिंग करता हूँ। रीडिंग करने के लिए इसके लिए मैं अपने हाथ में इस क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन रख लेता हूँ। ऑप्शन रख लेता हूँ। लॉजिक बहुत सिंपल है बॉस, अगर मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? बहुत सिंपल है ना लॉजिक, बार बार ऊपर नीचे करता रहूंगा तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को पढ़ते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। अब मॉडर्न इजिप्ट डेट्स बैक, यानी आज का जो इजिप्ट है इसमें अगर डेट बैक की बात करें 1922 की, तो इट गेन इंडिपेंडेंस, आजादी मिलती है ब्रिटिश एम्पायर से, अंग्रेजों से। राजतंत्र था वो खत्म हो गया, राजतंत्र था वो खत्म हो गया। ओके, अब 1922 के बाद 1952 में रेवोल्यूशन आया, इजिप्ट ने खुद को आजाद मुल्क घोषित किया और 1958 में मर्ज हो गया सीरिया के साथ, यूएई के साथ में, यूएई के साथ में मर्ज हो गया, जिसके बाद में इसने खुद को डिसॉल्व कर लिया 1961 में, अलग हो गया। और 20वीं शताब्दी के सेकंड हाफ तक, थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के सेकंड हाफ तक इजिप्ट ने झेला है, क्या झेला है? सामाजिक और राजनीतिक यानी धार्मिक उथल पुथल, राजनीतिक अनरेस्ट, आपस में लड़ाइयां, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए। इजराइल के साथ में 48, 56, 67, 73 में लड़ाई लड़ी। उसके बाद गाजा स्ट्राइक को 1967 में उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो यहां पे है राजनीतिक उथल पुथल, एक ऐसी अवस्था जिसमें इजिप्ट को बेसिकली समझ पाना, इजिप्ट को संभाल पाना बहुत ज्यादा कठिन था। तो ऐसे में इजिप्ट जो था वो जी रहा था। तो यहां पे ऑप्शन बनता है, फर्स्ट ऑप्शन बनता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बनता है। इजिप्ट की कैसी अवस्था थी भाई? इजिप्ट क्या कर रहा था? एग्जामिन कर रहा था? नहीं, इजिप्ट छोड़ के भागा, जल्दी से तो नहीं भागा। इजिप्ट ने एक नेचर बना लिया कि जूझना कहते हैं, रोज लड़ना कहते हैं मुसीबत से, ट्रांसफर नहीं। टॉर्मेंट होता केवल यातनाएं झेलना, तो केवल इजिप्ट यातनाएं झेल रहा था? नहीं, वो लड़ रहा था। तो इसमें एक वर्ड आता है एंड्यूर। एंड्यूर का मतलब क्या होता है? जैसी अवस्था चल रही है उस अवस्था के अनुसार खुद को ढाल रखा था कि चाहे कुछ हो जाए हम लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम लड़ेंगे। तो ये लेवल 1 का आंसर हमारे पास में बनता है एंड्यूर। एंड्यूर यानी इस रिक्त स्थान में आ जाएगा एंड्यूर्ड। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या कहता है? अब 1967 तक तो इसकी हालत खराब हो चुकी थी इजिप्ट की। 1978 में इजिप्ट जो था उसने एक अकॉर्ड साइन किया, यानी कि एक समझौता किया। समझौते का नाम था कैंप डेविड समझौता। ऑफिशियली उसने खुद को गाजा स्ट्राइप से अलग कर लिया और इजराइल को पहचान दे दी। अब इजराइल ने भी पैलेस्टीनियों को इतना पीटा, जो इजिप्ट विजिप्ट थे सब भाग गए छोड़कर। अब उनको पीट पीट के भगा दिया। तो अब ऐसे में इसने भी एक गाजा स्ट्राइप को इसने अपना हथियार लिया कि पैलेस्टीन अब से ये वाला हिस्सा खत्म हो गया और ये अब केवल इजराइल है। इजराइल की यही आदत है, बहुत पीटता है लोगों को, यानी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज को बहुत पीटा था उसने। तो इजराइल के साथ में एक समझौता हुआ। अब समझौते की बात करते हैं तो इजराइल के साथ में समझौते को क्या किया था? ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 2 पर आता है, यहां पर ये रहा प्रश्न नंबर 2। इजराइल ने इजिप्ट के साथ में क्या किया? समझौता, डेविड कैंप समझौता, यानी कि अकॉर्ड आ गया। अब इसमें क्या किया उसने हस्ताक्षर करे, हस्ताक्षर करे। जैसे होता ना जब बांग्लादेश को भारत ने हराया तो अलग मुल्क घोषित किया था, अलग मुल्क घोषित करने में एक अकॉर्ड पे साइन हुए थे, तो साइन किया। चलो जी, दूसरा भी आ गया, दस्तखत करके उसको स्वीकार कर लिया जी, ठीक है भाई जो तुम कह रहे हो ओके है। अब कंट्री ने चैलेंजेस फेस किए। अब ये सारी समस्याएं थी। 2011 तक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में आतंकवाद और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट थी, मतलब फिर से भुखमरी के हालात थे। अब कंट्री ने चैलेंजेस फेस करे, भुखमरी यानी नेगेटिव टोन चल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन में फिर से टोन अंडरस्टैंडिंग पर आ जाइए। थर्ड में नेगेटिव में क्या है? लगातार जो था क्या था? लगातार यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, लगातार भुखमरी और खान को नहीं था भाई। तो कंटिन्यू आ जाएगा। खंडन होता है निंदा करना, खंडन होता है निंदा करना, एक्सेप्ट हो नहीं सकता। अपीज होता है तुष्टीकरण कि भैया चल तू भी संतुष्ट, तू भी। अब जब जेब में कुछ है ही नहीं, आतंकवादी घटनाएं रोज प्रॉब्लम है, तो कंटिन्यू था, रोज की लड़ाई हो रही थी, रोज की लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पे चैलेंजेस फेस करे, ठीक है जी। इजिप्ट की करंट गवर्नमेंट जो है इसमें आधा सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। सेमी प्रेसिडेंशियल मतलब वही एक तरीके से छोटा सा लोकतंत्र है। बाय अ नंबर ऑफ डैश। अब यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कौन से अथॉरिटेरियन है, जिसमें बहुत सारे अथॉरिटेरियन रिजीम चल रही है, कंट्री की प्रॉब्लमैटिक हाई ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है। चलो जी ठीक है। यहां पर हमने एक नोटिस करा बात कि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो इजिप्ट के अंदर शासन को ठीक प्रकार से चलने नहीं दे रहे, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन हो सकते हैं?
अब चौथे ऑप्शन पे देखा हमने, क्रिकेटर की बात हो सकती है क्या? क्रिकेटर थे इजिप्ट के अंदर जो तंग कर रहे थे? एनालिस्ट थे। एनालिस्ट होता है जो आंकड़ों को जज करते हैं कि यहां पे मेरा मुनाफा है, खींच लो, नहीं है छोड़ दो। अच्छा, लंपेंस कौन होता है? पिछलग्गू, जो तुष्टिकरण, खुश करना। अरे पहले ही जब भूखमरी में था, ऐसे कौन खुश करेगा? तो ये भी नहीं। वॉच डॉग्स होते हैं जो निगरानी रखे बैठे, लालची कुत्ते, भूखे कुत्ते की भैया जरा सा कुछ मुनाफा होगा तभी हम इसे लूट लेंगे। तो यहां पे चौथा ऑप्शन भी कवर होता है। ठीक है जी, चौथा ऑप्शन भी खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस्लाम ऑफिशियली रिलीजन है इस समय इजिप्ट का, अरेबिक अब ऑफिशियल भाषा है। 100 मिलियन लोग रहते हैं और इजिप्ट इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका का। ठीक है जी, नॉर्थ अफ्रीका का पॉपुलस कंट्री है। मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड के अंदर थर्ड सबसे बड़ी पॉपुलेशन इधर है आफ्टर नाइजीरिया। नाइजीरिया में पहली, इथियोपिया में दूसरी है, फिर ये तीसरा आ जाता है। 13 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे संसार में। अब द ग्रेट डैश ऑफ इट्स पीपल लिव नियर द ब्लैंक्स ऑफ नील रिवर। भारी मात्रा में जो लोग हैं, पांचवा नंबर क्या है भाई? मेजोरिटी आ जाएगा। भारी मात्रा में जो लोग हैं नील नदी के पास रहते हैं, नील नदी के पास रहते हैं। और नील नदी के एरिया जो है लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का, 15,000 स्क्वायर मीटर मान लो। वेयर ओनली, अब केवल कौन सा लैंड है? अब कैसा लैंड पाया जाता है? अब नदी के पास कौन सी जमीन पाई जाएगी? नदी के पास की जमीन तो वही जमीन होगी ना जहां कुछ आप उगा सकते हो भाई, खा सकते हो, भूखे मरते हुए कुछ तो अनाज जाएगा। तो अनाज जाएगा तो उसमें कोई भुट्टे की फसल हो, जरूरी नहीं भुट्टा ही उगाएंगे, तो उसे एरेबल लैंड कहते हैं। वैसे भी यहाँ पे लैंड का इस्तेमाल किया गया, लैंड यानी धरती मिलती है। अब धरती मिलती है तो कौन सी धरती है? एरेबल, जिसे जोता जाए, फसल उगाई जाए, कुछ खाने को उसमें से लाया जाए। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 5 प्रश्न है हम आसानी से उड़ा देते हैं, इसमें ज्यादा देर नहीं लगती है। अगर आप इस क्वेश्चन के पेपर को ध्यान से, यदि थोड़ा सा रीडिंग पे फोकस कर ले तो भरोसा कीजिए बैंकिंग के पेपर में 3-4 प्रश्नों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती है। अब ये सवाल है हमारे पास में अगला कि इसमें क्या है? ये 3 हाईलाइटेड वर्ड है, 3 हाईलाइटेड वर्ड है। या तो ये हाईलाइटेड वर्ड बिल्कुल सही है तो नो एरर है, नहीं तो इनको मिसप्लेस कर रखा है, मिसप्लेस कर रखा है। जैसे सी बी ए, यानी कि पहले इसमें सी आएगा, बी इसमें आएगा और ये ऊपर वाला ए में आएगा, यानी कि ये वर्ड रिप्लेस कर रखे हैं, रिप्लेस कर रखे हैं, मिसप्लेस्ड है। तो सही लोकेशन होगी तो उत्तर बनेगा, नहीं तो गलत है उत्तर। भाई ये तो साधारण सी बात हो गई। चलो सवाल पढ़ते हैं। डायनामिक स्टोरी अ शैडो। डायनामिक स्टोरी अ शैडो, डायनामिक होता है जिसकी बहुत ज्यादा दूर दूर तक विजय प्राप्त हो या बहुत बड़ा खुला हो, एक तरीके से सुपर्ब हो। लेकिन यहाँ पे डायनामिक स्टोरी a shadow gives a subtle picture of a famous of relationship। famous of relationship ये तो नहीं समझ में आया, famous of relationship तो हमें समझ में नहीं आया। तो अब ऐसे में पिक्चर दर्शाती है, ये तो समझ में आ गया कि शेडो जो है दर्शाती है पिक्चर, यानी वो उत्तर सही होगा जिसमें बी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो बी अपनी जगह से केवल इस ऑप्शन में नहीं हिल रहा है, तो यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है कि बी हमारा आंसर बन जाएगा, बी ए हमारा आंसर बन जाएगा। अब क्या है? फेमस स्टोरी है शेडो की, फेमस स्टोरी है शेडो की जो दर्शाती है पिक्चर। पिक्चर डायनामिक, डायनामिक यानी भारत में कितने ज्यादा आपस में इंडियन जो फैमिली है कितनी ज्यादा रिलेशनशिप को वैल्यू देती है। तो सी बी ए इसका सही आंसर बनेगा। वर्ड्स के रिप्लेसमेंट को खोज लीजिए, उत्तर बन जाएगा। नहीं खोज पाओगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा, मेहनत लगेगी और कई बार गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला वाक्य जो है, इन द अटरेंस ऑफ वेस्टलैंड, इन द अटर वेस्टलैंड, वेस्टलैंड यानी ऐसी भूमि जहां पे कुछ उगाया नहीं जा सकता। ह्यूमन रिमेन यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 रोबोट छोड़ रखे हैं। तो 2 रोबोट ने डिसाइड किया कि डिकोड करेंगे क्यों सबसे बड़ी स्पीशीज, मनुष्य सबसे बड़ी स्पीशीज है संसार में जो जीवित है, जीवित सबसे बड़ी स्पीशीज में क्यों ऐसा हुआ कि सब कुछ गायब हो गया। ये तो पक्की बात है, एक ना एक दिन क्या होगा? सब नमस्ते हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। जब सब समाप्त हो जाएगा तब रोबोट ही तो काम लेंगे। अब ऐसा तो हमने पहले फिल्मों में देखा था, हम क्या कहते थे साला एक फिल्म है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज एक ही जो फिल्मों में उस समय में दिखाया गया वो तो सत्य होता हुआ नजर आ रहा है, सत्य होता हुआ नजर आ रहा है, रियल होता हुआ नजर आ रहा है। और रियलिटी में हम क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कि भाई एक ना एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, रोबोट होंगे। तो ये क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, नो एरर का पार्ट है। अब कार्टून दर्शाता है सम यंग मैच्योर, ये तो वर्ड ही गलत हो गया। मैच्योर होता है जिसमें बेसिकली मैच्योरिटी आ जाए, और यंग का मतलब छोटा होता है, तो या तो यंग होगा या मैच्योर होगा। गलती यहीं पे ही है, गलती यहीं पे ही है भाई। तो कार्टून दर्शाते हैं मैच्योर कंटेंट, कार्टून दिखा रहे हैं मैच्योर कंटेंट
किसको? छोटे बच्चों को। तो बच्चे यंग हो सकते हैं, बच्चे यंग हो सकते हैं, यानी बी जो है सी की जगह आना चाहिए, बी आना चाहिए सी की जगह, यानी बी अंत में आएगा। तो बी अंत में सिर्फ ये दो सेक्शन में है, ये दो सेक्शन में। अब ए में कोई गलती नहीं, कार्टून जो फिल्म चल रही है उससे दिखाया जा रहा है, तो उत्तर बन जाएगा ए सी बी, ए सी बी उत्तर बन जाएगा। यानी कार्टून ने दर्शाया एडल्ट कंटेंट छोटे बच्चों को, सिंपल सा लॉजिक है। अगला सवाल है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप इनसाइड द, डीप इनसाइड बहुत गहराई में जाओ, इनसाइड अंदर जाओ, तो किस चीज के अंदर जाओगे भाई? अब यहाँ पे तीन वर्ड है, मिस्ट्री के अंदर जा नहीं सकते आप, इनसाइड द मिस्ट्री जा नहीं सकते, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इनसाइड यानी गहराई में जाओगे, तो पोर्टल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, अंदर सॉफ्टवेयर के भी नहीं जा सकते, किस में जाओगे? फॉरेस्ट में। तो वो उत्तर सही होगा जिसमें सी ऑप्शन है, यानी बचे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन का तरीका सबसे सुपर्ब है अगर उसको फॉलो करते हैं तो, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन। अब डीप इनसाइड द फॉरेस्ट जा रहे हो, ओके जी। है लाइज अ मिस्ट्री डोर, लाइज अ मिस्ट्री डोर, ठीक है जी। यानी सी के बाद बी आ रहा है और फिर बाद में क्या आ रहा है? पोर्टल ऑफ द वर्ल्ड, अंडर वर्ल्ड का पोर्टल खुल रहा है, पोर्टल यानी मुख्य द्वार खुल रहा है। तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला उत्तर आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मिस्ट्री, मिस्ट्री ऑप्रेस्ड, द सिस्टमैटिक ऑप्रेस, सॉरी सिस्टमैटिक ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। सिस्टमैटिक खुद भी विशेषण और ऑप्रेस्ड एक खुद भी क्या है? एक तरीके से विशेषण है। कायदे से हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, हमें कैसे पता? देखो सब्जेक्ट की जरूरत है, इससे हमें ये पता चलता है व्याकरण पर आधारित सवाल है, हम आसानी से कर सकते हैं इसको बिना मेहनत किए। देखो यहाँ पे हमें चाहिए एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें चाहिए एक सब्जेक्ट, ठीक है जी। सब्जेक्ट चाहिए, ओके। ये यहां से यहां तक केवल और केवल सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। कौन सा वाला ऑपरेस, यानी कौन है हमें देखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे संज्ञा चाहिए, संज्ञा चाहिए। चलो जी ठीक है, वर्ब है और वर्ब के बाद में गड़बड़ है, यानी गड़बड़ी यहीं पे ही है, गड़बड़ी पहले पे ही है। तो सबसे पहली बात, ऑपरेशन जो है ये संज्ञा है, ऑपरेस्ड जो है कायदे से वर्ब है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए सी पे चला जाए, सी ए पे आ जाए। तो सी ए पे आ जाए, तो केवल और केवल एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, केवल और केवल एक ऑप्शन आपका यहाँ पे दिखता है। लेकिन एक ऑप्शन दिखता है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो अभी रुक जाइए, कहानी समाप्त नहीं हुई है मित्रों, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो पक्का है कि ए जो है सी की जगह आएगा, ओके जी, ए सी की जगह आएगा। अच्छा जी, सी यानी ये हट जाएगा वहां से, ये ऊपर आ जाएगा। तो सिस्टमैटिक ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद वर्ब चाहिए। कल्चर यहाँ पे ऑफ द के बाद में क्या है? कल्चर तो है नहीं, ऑपरेशन आ जाएगा किसका? आर्टिकल के बाद से संज्ञा चाहिए। तो अब सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑफ द, ऑपरेस्ड की जगह ऑपरेशन आ जाएगा, ऑपरेस्ड इधर आ जाएगा क्योंकि सेम वर्ड है, और बचा हुआ उत्तर हमारे पास आ जाएगा। सी ए बी हमारा सही उत्तर आ जाएगा, सी ए बी। दोबारा समझ लीजिए इस प्रश्न को, सेम वर्ड होने की वजह से बोलते हुए थोड़ा सा पजल हो गए होंगे, दोबारा पढ़ाते हैं। सबसे पहली बात है, ये ऑपरेशन एक वर्ब है, ऑपरेस्ड एक वर्ब है, ये संज्ञा है। सब्जेक्ट के बाद संज्ञा आती है, सब्जेक्ट के स्थान पे संज्ञा आएगी, ऑपरेस्ड नहीं आएगा। तो इसको यहां से हटाना है हमने, इसको यहां से हटाना है, और हटाने के बाद में सी ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। सी के बाद में आएगा दूसरा हिस्सा ए, यानी वर्ब आएगी यहाँ पर, ऑफ द ऑपरेस्ड। ऑफ द ऑपरेस्ड किस पर है? शोषणकर्ताओं का। और बचा हुआ फिर आंसर आ जाएगा बी, बी नीचे आ जाएगा। तो ये उत्तर हमारा बन जाएगा, ये उत्तर हमारा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। अगला सवाल हमारे पास में क्या है? जब आप इस सवाल को पढ़ते हैं, वैसे तो सवाल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड है, इसमें कुछ है नहीं। फिर भी एक बार रीड करते हैं। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, ज्यादा मुश्किल नहीं है पढ़ना। एक चीज देखिए, पहले इनके कीवर्ड पढ़ लो, आर पी आर क्यू एस, यानी टी से कोई वाक्य शुरू नहीं हो रहा, पी आर क्यू एस से, ठीक है जी। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? क्यू। ऑल्सो, ऑल्सो से कोई वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती, काट दिया, एक काम खत्म, एक ऑप्शन का टंटा खत्म, एक ऑप्शन का टंटा ही खत्म हो गया, मतलब हमने अभी तो पढ़ना ही नहीं है। अगला पढ़ते हैं पॉइंट का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दिशा नाम है, दिशा लड़की का नाम है, सब्जेक्ट हो सकता है, दिशा
लड़की का नाम है, सब्जेक्ट हो सकता है, ओके रोक लिया। फिर आता है इसके बाद में क्या है, पी, पी क्या कहता है, सो से भी वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती, ये हटा दिया, बचे दो ऑप्शन, यानी आर से ही शुरुआत होगी, ओके उठा लिया। दिशा हैज कम बैक फ्रॉम द हॉस्टल बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग समर वेकेशन, दिशा वापस आ गई है, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, ओके जी, यहाँ पे दिशा वापस आ गई, दोनों में पी है, उसने यहाँ रिलैक्स किया और क्या किया, खुशी से रही, ओके जी। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है, खुशी से रही और उसके बाद में अपने रिलेटिव से मिलने उनके घर गई, समय बिताया, तो ये आंसर हमारे पास में सही बन जाएगा। आंसर बहुत सिंपल है, ऐसे नहीं आ सकती, टिकट बुक कराए, कहां से टिकट बुक कराए, टिकट का कोई कनेक्शन ही नहीं मिलेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन अगला है, अब ये 2 पेजों पे बढ़े, इससे अच्छा पहले इसका आंसर बता देते हैं, 2 पेजों पे बढ़े तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसको अभी मैं जैसे लिखने के लिए लगाऊंगा तो पेज भर जाएगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है स्टोरी बेस पर है, ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारे पास में स्टोरी बेस पर ही है, स्टोरी बेस पर ही है। तो हमारे पास में आंसर बनता है इसका, कौन सा बनता है, TQPRS, TQPRS इसका आंसर बनता है। तो सबसे पहले टी स्टेटमेंट देख लेते हैं, टी स्टेटमेंट देख लो, टी स्टेटमेंट क्या कहती है, टी स्टेटमेंट में हमें पता चला एक स्पीच की बात की गई, टी स्टेटमेंट में पता चला एक स्पीच की बात की गई जो इंटरनेट पे है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, राम बाबू जो है स्टेज को बता रहे हैं, स्टेज को बता रहे हैं, स्टेज को एड्रेस कर रहे हैं, तो स्टेज को एड्रेस कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो टी के बाद आ जाएगा क्यू, टी के बाद क्यू आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन हमारे पास में क्या है, टी के बाद क्यू, तो क्यू के बाद ऑप्शन हमारा मिल गया, अपनी स्पीच में वो एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट और चाइल्ड केयर की बात कर रहे हैं, तो आंसर मिल जाएगा। आंसर बहुत आसान है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बैंकिंग के एग्जाम में वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, दोहराता हूं, बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं जिसके अंदर हम इतने आसान क्वेश्चन दे दें, परंतु अगर आ रहा है तो आपका लेवल अभी पहले थोड़ा सा कम है, उसके अनुसार थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा तो सवाल आपके सामने आ जाएगा। अगला सवाल है नंबर 3, ये अंतिम सवाल है हमारे पास में, अंतिम सवाल है किस चीज का, रीअरेंजमेंट का अंतिम सवाल है। सबसे पहले आप स्टोरी को पढ़िए, देयरफॉर से वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती है, तो भाई पी से कोई ऑप्शन को काट देना, देयरफॉर के बाद में बीइंग अटैक, किसने अटैक किया नहीं पता, कौन अटैक कर रहा है नहीं पता, हटा दो। टी में क्या है, विद द ओपोनेंट, विद द ओपोनेंट, किसके ओपोनेंट, ओपोनेंट कहते हैं विरोधी को, तो यहाँ पे नहीं पता, तो एक ऑप्शन आ जाएगा क्यू से, अब क्यू से ऑप्शन बन रहा है भाई, ठीक है जी, देखते हैं क्यू से ऑप्शन बन रहा है, तो क्यू ऑप्शन क्या कहता है, अच्छा एस से भी देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द किंग सोल्जर, किंग के सोल्जर के अनुसार, अब किंग सोल्जर के अनुसार कोई बात तो बताई जाएगी, अब बात तो तभी बताई जाएगी जब हमारे पास में एक छोटी सी थ्योरी होगी कि पहले कोई घटना होगी तभी तो एक्सप्लेन करोगे, घटना ही नहीं तो एक्सप्लेन किसको करोगे, तो हमारे पास में एक ऑप्शन स्टार्ट होता है और वो होता है क्यू से, ऑप्शन शुरू होता है क्यू से, किंग हैज कम टू नो अबाउट सम सेपरेटिस्ट, राजा को पता चला कि कुछ सेपरेटिस्ट हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब उसे क्या मिली, जानकारी मिली, जानकारी मिली कुछ लोगों से, अब जानकारी मिलेगी तो ऐसा ऑप्शन कहता है राजा ने सोल्जर्स को बोला जाओ और निपटाओ इनको, निपटाओ इनको, निपटाने की बात इसमें आ रही है, फिर आर आ रहा है, अटैक किया तो उन्होंने सबको ही निपटा दिया, सबको ही मार दिया, बचा हुआ स्टेटमेंट अंतिम आ गया। इस प्रकार से हमारा सवाल हो जाता है समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये सवाल है हमारे पास में फ्रेजल वर्ब के आधार पर, फ्रेजल वर्ब के आधार पर सवाल है, ये अगर गलत है फ्रेजल वर्ब तो बदलना है, नहीं है तो छोड़ देना है। सवाल पढ़ा, वी हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा, रिजल्ट लाना पड़ेगा, रिजल्ट लाना पड़ेगा, तो वर्क अप कोई फ्रेजल नहीं होता, वर्क थ्रू होता है गहराई में, लेकिन वर्क आउट होता है रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन तो गलत ही है, तो थर्ड ऑप्शन केवल और केवल ये रहा जो कि सही है, बाकी गलत है। बढ़ते हैं आगे के सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या है भाई हमारे पास में, अगला सवाल है इन दिस इट इज द sort of work that calls on, it is a sort of work that calls on a high level of concentration, ये इस प्रकार का काम है जिसमें हाई लेवल के कंसंट्रेशन की जरूरत है। अब हाई लेवल के कंसंट्रेशन की जरूरत है, याद रखना जरूरत है, और जरूरत के लिए केवल एक ही वर्ड आता है कॉल्स फॉर, कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना कि भाई हमारे को इस चीज की आवश्यकता है, ये फ्रेजल वर्ब पर आधारित है। कॉल अपॉन होता है किसी पे मिलने जाना, कॉल ऑफ होता है बस हटा देना, कॉल अप होता है फोन पे बात करना, तो ये तीनों वर्ड संभव ही नहीं है,
अब आपके पास में आंसर आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं, सवाल को पढ़ना है, सवाल को पढ़ना है और ये देखना है कि कौन सा मुहावरा इस वाक्य को फिट कर रहा है। सबसे पहली बात, ये मुहावरे अभी मैं कितना भी बताऊंगा अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने ये पढ़ नहीं रखा है। तो हम क्या करते हैं, आपको इस मुहावरे के क्वेश्चंस के अंदर हम इनकी सिर्फ अभी पहले हिंदी बता देते हैं क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आएगा, इसमें व्याकरण का कोई रूल नहीं है, कोई रोल नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम ग्रामेटिकल सेक्शन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द पार्ट। आप पार्ट को फोकस कीजिए, आंसर बताते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक ये आंसर है, पहले इसके मीनिंग बताते हैं फिर आप इसको देखते चलिएगा। सबसे पहला है होल होग। होल होग का मतलब होता है कोई भी चीज संपूर्ण प्रकार से करना, संपूर्ण ढंग से करना, कोई भी कार्य संपूर्ण ढंग से करना। कोई भी काम कर रहे हैं आप संपूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो ये हो गया। हैव टू डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका मतलब होता है फोकस करना माइन्यूट डिटेल पर, टू फोकस ऑन माइन्यूट डिटेल, किसी भी छोटी से छोटी चीज पर, टू फोकस ऑन माइन्यूट डिटेल। माइन्यूट डिटेल का मतलब क्या होता है भाई? माइन्यूट डिटेल का मतलब होता है बहुत छोटी से छोटी चीज को फोकस करना है, फोकस करना है। टू हैव, टू बी ऑन योर टोज, खुद के टोज किसको कहते हैं? टोज कहते हैं पैरों को। तो टू हैव ऑन योर टोज का मतलब क्या होता है? सदैव पैरों पे खड़े रहना, इस तरीके से कि अलर्ट होके भागने का नंबर आए तो भाग सको, तो इसका मतलब होता है अलर्ट। ठीक है जी। तोते की तरह बग देना, स्पेड स्पेड होता है। लिंगर ऑन का मतलब चिपक जाना, बातों में बार बार इरिटेट करना। अब सारे वर्ड हो गए। अब सवाल है हमारे पास में, द नेगोशिएशंस आर नियरली फिनिश, मोल भाव जो है लगभग खत्म होने वाला है, बट वी स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ माइन्यूट डिटेल। अब माइन्यूट डिटेल की बात कर रहा है तो माइनर डिटेल तो हमारे पास पहले ही आ गया ना भाई। सो दैट इज द राइट आंसर ऑन बी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे को बढ़ने हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंदर आपको अर्थ पता होंगे तो ही कर पाएंगे, तो अर्थ जान लेते हैं भाई। विमेन का जो ऑरा होता है, महिलाओं की जो सुगंध होती है या जो उनकी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जो हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है, मोहित करती है। तो यहाँ पे कहते हैं विमेन्स अल्यूर, अल्यूर होता है अपनी तरफ आकर्षण करना। वैसे अल्यूर पोशाक को भी कहते हैं, पोशाक, रहने ढाने का ढंग, या एक तरीके से अटायर वर्ड यूज करना है। अटायर वर्ड का मतलब भी होता है एक तरीके से पोशाक, विवाह या शादी की पोशाक। तो विमेन का जो बेसिकली पोशाक है और उसके साथ में परफ्यूम है, वो कैप्टिवेट करता है इंसान को अपनी तरफ, आदमी को आकर्षित करता है। तो एक आंसर हो गया हमारे पास में। टीचर गेव हिम, टीचर ने डिटेल इंपॉर्टेंस बताई कि भाई ये असाइनमेंट है और उसको कितना ज्यादा करना है, लेकिन बच्चे बहुत बोर हो रहे थे। तो जब आप किसी भी चीज की डिटेल बताते तो स्पाइरल वर्ड यूज होता है, बाकी तो सिंपल वर्ड है। बंटर, बैंटर वर्ड है, वैसे तो पंटर होता है, पंटर जो शिकायतें लगाता है। बैंटर जिस चीज को रोकने के लिए बैन किया जाता है। थ्योरी, ये आसान वर्ड है। स्पिल होता है बिखेर देना। तो आंसर एक ही बनता है। जब लेसन की डिटेल बताई जाती है तो बच्चे बोर होने लग जाते हैं, और बोर होने लगते हैं तो वो ऑब्वियसली यॉर्निंग करेंगे। यॉर्निंग का मतलब होता है उबासी लेना। एंड दैट इज द लास्ट आंसर। अंतिम प्रश्न है हमारे पास में। उसे महसूस हुआ कि उसे जबरदस्ती दबाया जा रहा, उसे जबरदस्ती सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो इसी वजह से उसका हार्ट बीट जो होने का पंप होने लगा। एप्रीहेंशन का मतलब होता है रोक के पूछताछ करना, हाँ भाई कैसे काम किया। अब जब पुलिस वाले किसी व्यक्ति को रोक के पूछताछ करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? सामने वाले का हार्ट बीट होने लग जाएगा, यार व्हाट आई हैव डन फॉर दिस, मैंने क्या किया एंड व्हाट शुड आई डू। तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन, रोक कर सवाल पूछना। आई होप दिए गए सवाल आपको समझ में आए होंगे। टेस्ट डिस्कशन था ये, और टेस्ट डिस्कशन के अंदर हमने बहुत सारी डिटेल्स को जानने की कोशिश करी है। बेसिकली ये टेस्ट डिस्कशन तो हमारे उन बच्चों के लिए जो किसी भी प्रकार से एग्जाम दे रहे हैं, परंतु ये लाइन उन बच्चों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, और सटीक जगह अभी तक नहीं मिल पाई और बड़े कंफ्यूज हैं कि कहां पढ़ें, और टीचर से संतुष्ट नहीं है। तो A1 बैंकिंग क्लासेस इज द ओनली स्पेस, एक अकेली ऐसी जगह है जहां पे आप सारी डिटेल सटीक संपूर्ण तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंदौर का एकमात्र संस्थान जो आपके सामने है, A1 बैंकिंग क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।